नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। आज हमारे साथ देव झा सर हैं, जो एक जाने माने एचआर लीडर और इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड के सीएचआरओ हैं। पिछले 20 वर्षों से अधिक एक्सपीरियंस के साथ सर ने इंडिया के साथ साथ दक्षिणी पूर्व एशिया के बहुत सारे संगठन के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। इसके दौरान इन्होंने एचआर स्ट्रेटजी हो गया, आपका पीपल लीडरशिप हो गया, टैलेंट डेवलपमेंट और कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में इन्होंने शानदार काम किया हुआ है। देव सर ने वैश्विक एमएनसी यूरोप, अमेरिका और चीन के साथ साथ भारत के इंडस्ट्री में भी लोगों और ऑर्गेनाइजेशन के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय योगदान इन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं सर की बात करूं पिछले 20 सालों से, तो सर ने संगठन और लोगों के सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन्हें एक चेंज ड्राइवर के रूप में कॉरपोरेट जगत में एचआर के फील्ड में लोग इनको बहुत ही सराहनीय और बहुत ही रिस्पेक्ट के तौर पर देखते हैं। आज मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। देव सर आज हमारे पॉडकास्ट में, आज हम लोग सारी चीज़ों पर एक एक करके नए सिरे से बात करने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी का। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं देव सर को। सर, थैंक यू सर। Thank you very much, Ranjit. And my compliments to you, first of all, for starting this podcast. I know you have been doing good work. And आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट सेक्टर के लोगों को इनवाइट करके उनका एक पर्सपेक्टिव लेते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी मीनिंगफुल एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी प्रोफेशनल्स. Thanks to you for inviting me on this podcast, and I'm feeling very excited to share my perspective on through this podcast to your viewers and many of the to people around the world. सर, मैं पहले कॉरपोरेट पर आऊँगा, आपसे कुछ पूछूंगा। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक और एकदम उछल कूद करते हुए, और आपका जो बॉडी का फिगर और एकदम वेट मैनेजमेंट जो है, सारी चीज़ें बड़ा एकदम बैलेंस वे में रहता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है इतना भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, और इतना आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर भी आप कैसे ये सब टाइम निकाल कर अपने आप को इतना मेंटेन रखते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं बहुत थोड़ा सा जो हेल्थ इज़ एक्चुअली वेरी प्राइम फोकस फॉर मी, और मैं हेल्थ को बहुत ही प्रायोरिटी देता हूँ. एंड हेल्थ प्रायोरिटी तो है ही. मैं थोड़ी सी एक्टिविटी, जो भी एक्सरसाइज हो गया या कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो गया, बैडमिंटन, उस समय मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ. और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि यू बीइंग पॉजिटिव ऑलवेज एंड कॉन्फिडेंट इज इट हाउ मेंटली यू आर स्ट्रांग. एवरी डे इज़ नॉट द सेम डे. बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोशल सर्कल में, आपके वर्क प्लेस पे. बट अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, मेंटली बहुत आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हैं कि आप इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, तो आप एक you always sound positive, you always energize the your surroundings, right? So मेरा पर्सनल बिलीव होता है कि आप मेंटली पॉजिटिव रखें एंड बिलीव दैट द बेस्ट थिंग विल डेफिनेटली कम टू यू. सर, आपकी सबसे बड़ी ताकत कल्चर इंटीग्रेशन है। आपके अनुभव में लीडर्स की क्या गलतफहमियां होती हैं जब वो कल्चर की बदलाव की बात करते हैं? और दूसरा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कॉरपोरेट के अंदर रियल में क्या बदलाव की ज़रूरत है और क्या बदलाव होता है? ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया, रंजीत, बिकॉज कल्चर इज़ द मोस्ट डिबेटेबल एंड डिलिबरेटेड टॉपिक इन दिस वर्ल्ड. एंड जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बट कल्चर इन योर सोसाइटी, कल्चर इन योर वर्क प्लेस, और योर इंक्लूडिंग योर होम एज वेल. सो द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट कल्चर is that the culture can be fixed through the new vision statement, or through the communication, or through the some of the workshop and the poster. But the point is that the culture demands behavior, not intent. कल्चर चेंज केवल इंटेंट से नहीं होता है, कल्चर चेंज आपकी बिहेवियर से होता है. एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके
फ्रेंड सर्कल है या फैमिली है, इंक्लूडिंग मैं सबको अगर मैं जोड़ूँ, सो आप जो एक्ट करते हैं और आप जो एक्सपीरियंस देते हैं वही कल्चर होती है. सो मेरे सेंस में कल्चर का मतलब है तो वॉक द टॉक. आप जो बोल रहे हैं उसको एक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट करवाइए. एंड कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन largely is not the only responsibility for the HR function or the 1 and 2 departmental head. So the first of all the culture is responsible by the top management, क्योंकि आप वहाँ से एक टोन सेट करते हैं और टॉप मैनेजमेंट जो आप एक्ट करते हैं वो एक विजन बन जाता है डाउन द लाइन टीम के लिए. सो कल्चर का वैल्यू एंड एक्सपीरियंस टॉप मैनेजमेंट से लेकर के एक सिक्योरिटी गार्ड तक भी उसकी भी उतनी ही अहमियत होती है कि एक कल्चर है उसके लिए भी टॉप मैनेजमेंट के लिए उतना ही सिग्निफिकेंस है और एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए उतना ही सिग्निफिकेंस है. आपने कितने बार देखा होगा एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल फ्लोर्स पे मल्टीपल डिपार्टमेंट है, हेड है, बट एक यूनिफॉर्म कल्चर नहीं होती है. एक हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना कल्चर होता है एंड वो कल्चर वो डिपार्टमेंट हेड उसका सेट करता है. किस तरीके से डिपार्टमेंट हेड वहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट सेट करता है, किस टाइप का ओपननेस लेके आता है अपने टीम में और किस टाइप का वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे. एक इंडिविजुअल जो लीडर है. सर, आपने हाई परफॉर्मिंग और हाई पोटेंशियल टीम को लीड किया हुआ है. आपके अनुभव के हिसाब से कौन से ऐसा स्किल या क्षमता है जो कंपनियां जो हैं वो मिस कर रही हैं और आपको लगता है कि आने वाले 10 साल में वो मील का पत्थर साबित होगा? See, the learning agility is very, very important in these days. And space is going to be continue as important for the organization. Learning agility means the team who unlearn, adapt and learn continuously. So आने वाले टाइम में क्या होता है कि आप स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्किल्स पे फोकस करती है स्किल्स को अपडेट करने के लिए, बट जो स्किल्स हैं बहुत क्विकली आउटडेटेड हो जाते हैं. सो जो स्किल्स कल बहुत ज़रूरत थी आज शायद उसकी उतनी रिलेवेंस नहीं है, और मे बी जो आज इतने रिलेवेंस है वो कल उसकी उतनी रिलेवेंट रहेगी नहीं. सो द ability to learn fast and ability to adapt the climate what is required is actually is going to help the organization in building the high performing team. लेकिन ये तो हम लोग आज जैसे हम आज के सिनारियो में हैं, लेकिन कंपनियां कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस कर रही हैं स्किलिंग करने में या स्केल अप करने में, ताकि कंपनी को जो आगे बढ़ने का है, मतलब सपोज आज हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं और वो उनको उस लेवल से तैयार नहीं कर रहे हैं जो आने वाले 10 साल में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है. तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है जो अभी हम लोग मिस कर रहे हैं? सो द ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में जो फोकस करती है बड़ा ही कहीं ना कहीं एक ऑपरेशनल जो शॉर्ट टर्म टारगेट होता है उसको अचीव में ज़्यादा फोकस है, एंड दैट इज़ इक्वली रिलेवेंट ऑल्सो बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव भी करना है. बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बातें करें कि लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को यू हैव टू अलाउ द पीपल टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू अलाउ द पीपल टू फेल एंड लर्न फ्रॉम द फेलियर. सो जब आप ये लर्निंग एजिलिटी जब आप बिल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि एक्शन लीजिए, इफ इट्स वर्कआउट इज गुड, इफ इट डजंट वर्कआउट लर्न फ्रॉम दैट एंड मूव फर्दर. सो जब आप इस चीज़ को इनकरेज करते हैं सो द इंडिविजुअल एंड द टीम एक लर्निंग फेज में कर्व में बन जाते हैं, एंड दे ऑल्सो बिकम सेफ कि इवन इफ आई टेक द एक्शंस हियर, even if I will not succeed, I will learn and I will do it better in the next time. So आपको इस चीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को इनकरेज करना पड़ेगा टू टेक द सर्टेन एक्शंस. बट अगर आज ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफ द एक्सटेंट
कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टारगेट में आप वो अलाउ नहीं करते हो एक्सपेरिमेंट करना, और आप वो फेलियर पे उसको पनिश कर देते हो, और फेलियर को उसको आप फेलियर अनाउंस कर देते हो। सो वो फिर नेक्स्ट टाइम का जो वो फेलियर से लर्निंग करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, वो उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है वो शॉर्ट टर्म में सोच रहा है कि चलो आज तो हमारा बिजनेस धंधा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल में कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा है कि इसका आगे की तैयारी नहीं कर पा रहा है। वो सोच रहा है कि प्रेजेंट में मेरा ठीक चल रहा है, आने वाले समय में चलेगा नहीं चलेगा उस पर शायद फोकस नहीं है उनका। नहीं, मेरे ख्याल से आई एम श्योर कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच ही रही है कंपनी, बट वो एक कल्चर, जो लर्निंग का जो कल्चर जो बिल्ड होता है ना जी, एजिलिटी टू लर्न, लर्निंग एजिलिटी, उसके लिए आपको एक हमेशा तैयार इनेबलिंग और एक इकोसिस्टम आपको बिल्ड करना होगा, जिसमें यू हैव टू अलाउ द पीपल टू फेल एंड यू हैव टू इनकरेज, इज एब्सोल्युटली ओके, एटलीस्ट you tried something new. In my experience, the most competitive teams is not the smartest in the room, but in the most adaptable teams. Because adaptable teams are the one who will experiment, who will fail, who will learn and move faster. So in a times to come, it's very equally important for organization to enable this kind of a team and build the ecosystem and confidence to other team members. It's absolutely okay. You please take actions. Even if it's 50% chance to correct, take action, learn and move faster. सर आपने यूएस, यूरोप और चाइना तीनों के बोर्ड रूम को काफ़ी पास से देखा है आपने। अक्सर मैं सुनता हूँ कि जो अमेरिकन जो स्टाइल होता है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, और जो यूरोपियन जो स्टाइल है वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक ज़्यादा होता है। चाइना के साथ काम करते समय जो इंडियंस जो लीडर्स हैं उनकी क्या गलती या गलतफहमी हो जाती है, और आपके नज़रिए से वहाँ पर क्या चीज़ें जो हैं हम लोग मिस करते हैं, जो इंडियन जो लीडर्स जो आने वाले समय जो चाइना के साथ काम करे या कुछ भी, तो उनको आप कैसे सजेस्ट करेंगे, क्या वहाँ पर रियल में होता क्या है, कैसे होती है चीज़ें, कैसे ऑपरेट की जाती है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंड मेरा सौभाग्य रहा है कि इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के कंपनीज में काम करने का और बहुत क्लोजली बोर्ड के साथ काम करने का मौका मिला है. सो द इंडियंस हु वर्क इन ऑल दिस 3 डिफरेंट सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, सो वो एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, बिकॉज एक तरीके से स्टीरियोटाइप बन जाता है, नुआंसेस एंड उसके थ्रू हैंडल होता है. कहाँ पर, चाइना में या? हाँ, सो बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. अगर आप अमेरिकन सेटअप को देखेंगे, सो अमेरिकन सेटअप्स में जो डिसीजंस होते हैं, आप बोर्ड रूम में यू कैन ओपन, यू कैन डिबेट, you will allow to share your perspective, and once it's okay, you take the accountability and lead that. And even if it's 50% informations are correct, you are accountable, you're responsible, you debate and you take the lead. When it comes to Europeans, Europeans are much more structured, much more compliance, much more rules, regulation, एक उनका एक सेटअप नॉर्म्स होते हैं, एंड द मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस आर टूवर्ड्स दैट फ्रेमवर्क, इन द सेट नॉर्म्स ऑफ द फ्रेमवर्क, और उसी के साथ एक डिसीजन होती है एंड दैट विल वर्क अकॉर्डिंगली. चाइनीज आर टोटली डिफरेंट. Chinese are considered is a different setup, because if you look at the culture of the China, is a very much hierarchical based, is a based on hierarchy, right? And you are not allowed too much from the sharing perspective, the debate perspective, and you share your perspective. That's absolutely okay. But more important is the alignment, because वहाँ पे most of the decisions जो बोर्ड रूम में होते हैं
वो बोर्ड रूम में डिसीजन एक कन्फर्मेशन होती है, बट वो बोर्ड रूम से पहले ही सारा अलाइनमेंट हो चुका होता है। सिर्फ दिखाने के लिए उस तरह की दिखाने के लिए नहीं, आई थिंक देयर वे ऑफ वर्किंग इज अ टोटली डिफरेंट, बिकॉज दे to build a trust is important in the China. So is a based on hierarchy, is a trust based organization. They don't easily trust the others, but then Indian has to take the efforts to build that trust. But once this trust is built, it will be very easy for you to get the things done, or maybe to put your perspective in the right way, or you will be considered valued, your points will be valued there. तो आपके हिसाब से अगर चाइना के साथ काम करना है अगर, तो ट्रस्ट उनके साथ बिल्डअप करना चाहिए। ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड इज द रिलेशनशिप एंड द अलाइनमेंट, बिकॉज दैट वर्क एंड अलाइनमेंट ऑफ द क्रेडिबिलिटी पार्ट, unless you will not build, irrespective how strong your points and how strong your inputs, probably not be considered the most suited one, right? पूरी दुनिया में आप तो जानते हैं सर कि हम लोग इंडियंस ना हमेशा एक इकोसिस्टम और सबको साथ लेकर चलना, बिलीव करना एक दूसरे पर, हम लोगों का तो वो कल्चर ब्लड में ही है। लेकिन अब पता नहीं, अब चाइना में मैं तो ज़्यादा क्लोजली काम नहीं किया हूँ, आप किए हुए, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड करने का कुछ ऐसा तरीका होता है जिससे कि वो इजीली हम लोग जाए, मतलब जो भी अगर लीडर्स हैं तो कुछ ऐसा टूल तो नहीं बोल सकता हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर या किस तरह से उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है जो हम लोग मीट कर पाएँ ताकि वो लोग ट्रस्ट करें, अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट स्टार्ट हो पाए कुछ। देखिए, हमारा जो इंडियन एज ए कल्चर है बड़ा ही वार्म, वेरी ओपन एंड बड़ा ही डाइवर्सिफाइड कल्चर है। एंड वी विल टेक लॉट ऑफ प्राइड ऑन सेइंग दैट कि हम जो कोई भी बाहर से भी आते हैं उसको बहुत ही वार्मथ के साथ हम उनको वेलकम करते हैं। एंड वी स्टार्टेड ट्रस्टिंग वेरी ईजिली ऑल्सो, वी डोंट टेक मच ऑफ अ टाइम टू बिल्ड द रिलेशनशिप। बहुत जल्दी हम रिलेशनशिप बिल्ड भी कर लेते हैं एंड वार्मली वेलकम करते हैं। हम लोग ग्राउंड पर भी दिखाते हैं कि रियली हम लोग काम करते हैं। एग्जैक्टली, बट चाइना हैज़ ए हिस्टोरिकली डिफरेंट कल्चर। They have their own process and their own journey to build the trust. आप कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी बहुत कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर ट्रस्ट बिल्ड करें, ऐसा कुछ बहुत रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा। वो उनका एक टाइम प्रोसेस है। एंड आपको चाइनीज़ के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ हिम। एज फार एज यू आर ऑनेस्ट and credible, they start trusting you gradually कि whatever you are saying, even it's right, even it's wrong, be honest and share with them, right? So वो जो एक टाइम फ्रेम का जो कूलिंग पीरियड होता है उस टाइम को आपने क्रॉस कर लिया, and they start believing you, what you are saying is the right, you are the trustworthy person, आपके लिए बोर्ड रूम में चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। सर, आपके अगर मैं 20 साल के अनुभव को अगर देखूं मैं, तो आपने एक पर्सनल मैनेजमेंट से लेकर आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक सारे दौर को आपने देखा हुआ है। इसमें अगर मैं चेंज या रीस्ट्रक्चरिंग की बात करूं, तो आपके लिए अगर मुश्किल दौर को याद करता हूं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या रहा? रीस्ट्रक्चरिंग, चेंजिंग, या जो टॉप मैनेजमेंट है उसके इमोशन और उनके ईगो को मैनेज करना, आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ आई उस चीज़ को अगर देखा जाए तो? रंजीत, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा है। एंड मेरा जो मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस में रहा है, सो बिगेस्ट चैलेंज जो मुझे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में लगी है इज़ मैनेजिंग द ईगो एंड मैनेजिंग द लीडरशिप चेंज, राइट? सो एंड अगर आप इसको बोर्ड और CHRO पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, सो द बिगेस्ट चैलेंज इज फेसिंग इज द मैनेजिंग द ईगो एंड मैनेजिंग द द लीडरशिप पार्ट ऑफ द चेंज। एंड वो मुझे लगता है इसलिए है पर्सपेक्टिव बिकॉज सडनली व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग चेंज तो एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, तो जो लीडरशिप है उनको एक लॉस ऑफ उनको लगता है लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि अगर कुछ चेंज आप लाते हैं, द फियर ऑफ लूजिंग द इन्फ्लुएंस और मे बी डाइल्यूटिंग
their authority. So that is very very critical part कि इस चीज़ को आप कैसे navigate करते हैं. एंड फ्रॉम द CHRO पर्सपेक्टिव जब आप ये ड्राइव करते हैं, सो ये कोई भी चेंज और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एक CHRO और बोर्ड नहीं लाता है. ये एक पूरी लीडरशिप को एक उसकी ऑनरशिप होती है और वो और ड्राइव करती है. बट सबसे पहले उस लीडरशिप को बोर्ड पे लाना कि मैं ये चेंज चाहता हूँ, वो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है. बट उस डिफ़िकल्ट पार्ट के लिए मुझे लगता है कि अगर आप पर्पस आप किस लिए करना चाह रहे हैं और इस करने से आप क्या अचीव करना चाहते हैं, जब ये चीज़ें एक कम्युनिकेट प्रॉपरली हो जाती है और एक अलाइनमेंट हो जाती है हमारी लीडरशिप टीम में कि इस चीज़ ये जो बदलाव है, ये बदलाव किसी के पर्सनल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए नहीं है, या किसी की अथॉरिटी को कम करने के लिए नहीं है, या किसी की इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए नहीं है, जबकि हमें एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है. और उस बनाने की जर्नी के लिए ये सारे इनेबलर हैं, और उस इनेबलर को हमें एक क्रिएट करना है कि जो हम लीगेसी अभी तक बिल्ड किए हैं और नेक्स्ट लेवल ऑफ लीगेसी हम अगर बिल्ड करना चाहते हैं, सो ये चेंज बहुत ज़रूरी है. एंड ये जब आप कम्युनिकेट राइटली लीडरशिप के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं एंड कैंडिड कन्वर्सेशन करते हैं, so once they become part of your board and part of your driving agenda, काम थोड़ा सा फिर आसान हो जाता है. बट मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ इतनी इजी नहीं है. रैपिड फायर में मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसको बहुत ही कम शब्दों में आपको उस तरह से जवाब देने हैं. पढ़ाई के दौरान आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होगी. जब आप कॉरपोरेट में आए पहले दिन, तो आपकी कौन सी ऐसी थ्योरी थी जो समझ में आया कि असल दुनिया में ये नहीं चलने वाली है? मैंने आई थिंक जब मैं कॉलेज में था और जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था HR में, सो मुझे आई थिंक बिगनिंग से बताया गया था कि पीपल रेसिस्ट चेंज. बट व्हेन आई लैंडेड इनटू द कॉर्पोरेट, और जब मैं इतनी जर्नी अपनी करियर के स्टार्ट की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि पीपल डोंट रेसिस्ट चेंज. पीपल रेसिस्ट चेंज इफ यू आर डूइंग विदाउट बीइंग कम्युनिकेटेड और बीइंग अंडरस्टूड. सो जब आप कोई चेंज लाते हैं और उस ह्यूमन एंगल को बिना समझे हुए जब आप चेंज करते हैं कि आपको चेंज करने के क्या पर्पस है, तब देन पीपल रेसिस्ट द चेंज. सो इन ए ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द चेंज मैनेजमेंट जो लोग चाहते हैं कि एक कम्युनिकेशन के थ्रू कर दे, वर्कशॉप के थ्रू कर दे, दे एक्चुअली गेट फेल्ड बिकॉज people don't spend time on understanding why the change is needed, and without being understood the people. तो आपको ये लगा कि फर्स्ट डे ही ऐसा फील हो गया कि लोगों को चेंज करना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? नहीं, मुझे लगा कि चेंज करना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है. मुझे लगा कि आप चेंज को रेसिस्ट नहीं करते हैं. पीपल केवल रेसिस्ट उस चीज़ को करते हैं जब आप चेंज करते हैं विदाउट बीइंग अंडरस्टूड द चेंज. बिल्कुल, बिना उनको समझे हुए, बिना उसको उनको इंगेज किए हुए आप जब चेंज करते हैं, उस चीज़ को पीपल रेसिस्ट करते हैं. सर, अगर आपके पास 2 कैंडिडेट हो, एक कैंडिडेट ऐसा हो जो 200% टारगेट अचीव करता हो, लेकिन अपने जूनियर्स को या अपने टीम मेंबर्स को परेशान करता रहा है, और एक ऐसा कैंडिडेट जो 100% अचीव करता है लेकिन साथ ही साथ अपने जूनियर्स को भी सिखाता है, तो आप किसको हायर करना ज़्यादा पसंद करेंगे? बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रंजीत, बट आई डोंट लुक एट दिस इट्स इन ए बाइनरी चॉइस क्वेश्चन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे भी नहीं चलती है और ऑर्गेनाइजेशन एक गुडविल पे भी नहीं चलती है. सो अगर कोई 200% टारगेट अचीव किया है, सो हमें ये देखना है कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट. इफ़ इट्स कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, इफ़ इट्स कॉस्ट ऑफ कोलैबोरेशन, if it's cost of some of the compromise on the values, then short term के लिए attractive है but not sustainable for the long term.
But if there is other candidate who is consistently achieving 100% and mentoring their own team members, building the right positive culture around the organization and empowering others as well, I think long term this is much more valuable because this set the tone for the right culture and right sustainable culture for the organization. तब 200% वाले को थोड़ा किनारे करेंगे और जो सस्टेनेबल है और 100% जो टारगेट को अचीव कर रहे हैं उनको ज़्यादा आप प्रेफरेंस देना पसंद करेंगे? नहीं, मैं प्रेफरेंस उनको दूंगा एंड 200% वाले को मैं थोड़ा सा मेंटरिंग करूंगा जरूर, ट्रेन करेंगे कि उनकी जो गुड पॉइंट है, जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको और करूंगा। जहाँ पे एरियाज है उनको मैं हेल्प करूंगा उसमें बिल्ड राइट कल्चर बिल्ड करने के लिए और राइट मौका लीडर्स देंगे बिल्ड आप करने उनको के एक लिए। बार कि आप अपना काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ें आप में कमी है तो कर ले एग्जैक्टली, तो ज़्यादा हो। एब्सोल्युटली, बिकॉज हमारी एज ए लीडर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अगर जो कोई बहुत अच्छा कर रहा है बट उसके अंदर बहुत सारी कुछ शॉर्ट कमियां हैं, तो उनको हम एक राइट मेंटरिंग या राइट कोचिंग के थ्रू उनको हेल्प करें, बिकॉज उनको नहीं पता कि उनकी एक शॉर्ट कमिंग है। सर, शुक्रवार रात को 9 बजे पियर कैरेसिस का फ़ोन आता है आपके पास कि पियर कैरेसिस हो गया है, तो एज ए CHRO आपका सबसे पहला फ़ोन जो है वो किसके पास जाएगा? लीगल हेड के पास या CEO के पास? आई फर्स्ट कॉल डेफिनेटली मैं CEO को कॉल करूँगा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का एक रेपुटेशनल प्लस एज वेल एज द ऑपरेशनल रिस्क फैक्टर है इस पे, एंड CEO इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, and I think the best person CEO can leverage is to the best of his network, and he can direct the work to the legal, he can direct the work to the HR, he can direct the work to the rest of the department. But of course the first call I will make it to the CEO. वो CEO कहीं गाइडलाइन से चीज़ें आगे बढ़ेंगी फिर कि एक किसको गाइडलाइन से भी मोर इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन की, ये ऑर्गेनाइजेशन की एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, मुखिया एंड को ओवर बताना जरूरी है मतलब। बिल्कुल, एंड एक रिस्पॉन्सिबल फास्टर पर्सन को बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव होता है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बिकॉज वो इतने एक्सपीरियंस और इतने ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स को उन्होंने हैंडल किया होता है ना, तो उनको पता होता है कि एक डिफ़िकल्ट टाइम में किस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को कैसे हैंडल करना है, एंड वो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम का हेड जो होते हैं तो CEO ही होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इस टाइप की क्राइसिस हो तो उनको पता है कि कौन कौन सा टच पॉइंट है जिसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। सर, क्या आप पहले 5 मिनट में ये समझ जाते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है वो कल्चरल फिट है या नहीं है, या उसके लिए आपको 1 आवर का टाइम चाहिए होता है? देखिए, एक इनिशियल फ्यू मोमेंट में आपको एक कैंडिडेट के इसेंस के बारे में आपको थोड़ा सा पता चल जाता है, बट आई डोंट थिंक यू शुड मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द इनिशियल फ्यू मिनट्स अबाउट द कैंडिडेट, बिकॉज कल्चरल फिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको आप बहुत इनिशियल स्टेज में नहीं आप जज कर सकते हैं। वो जब आप डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ लेवल ऑफ इंटरेक्शन करते हैं, तभी एक पर्सनालिटी का एक पर्सोना निकल के आता है, एंड स्पेशली जब आप कम्युनिकेशन लोग कन्वर्सेशन करते हैं तब आपको समझ में आता है कि दिस कैंडिडेट, ही और शी इस डिफ़िकल्ट टाइम में कैसे रिएक्ट करेगा, हाउ ही एंड शी विल हैंडल द टफ टाइम, हाउ एंड शी विल react during at the time of pressure, how and she will handle the team, how and she will have the difficult conversation with the senior and the team members। वो सारा कन्वर्सेशन आप जब एक पीरियड के लिए कन्वर्सेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक लीडर्स जो मिस्टेक करते हैं, एक फेमिलरिटी को, लाइकिंग और फेमिलरिटी को एक कल्चरल फिटमेंट में डाल देते हैं कि बोलते हैं कि कल्चरल फिट है, बट योर फेमिलरिटी इज नॉट द कल्चरल फिट। सो कल्चर इज द समथिंग विच इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। सो वो कैंडिडेट को आपको उस एंगल से जज करना है कि जब आप नहीं हैं और इन योर अब्सेंस हाउ ही एंड शी विल बिहेव, वेदर ही एंड शी विल बी डू द राइट थिंग और राइट मैनर for the right cause,
वो पर्सपेक्टिव आपको जब एक डेप्थ ऑफ डिस्कशन में होगा तभी वो चीज़ें आपको निकल के आती है। आपके हिसाब से परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है? एक जरूरी बुराई या एक सचमुच में एक उपयोगी टूल है वो? ये आई थिंक जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैं इसको टूल से ज़्यादा मैं इम्पॉर्टेंट इंटेंट को देता हूँ कि इसके पीछे इंटेंट क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस अगर इसको एक आप केवल रिचुअल्स की एंगल से देखते हैं कि एक ईयर कंप्लीट हो गया, आपको एक रिचुअल्स है जो कंप्लीट करना है आपको, और लोगों को एक रिचुअल्स के थ्रू एक फॉर्मल प्रोसेस होता है इंक्रीमेंट का, और रेटिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप इसको इस एंगल से देखते हैं तो इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द सिस्टम, इट्स जस्ट वन रिचुअल्स जो एक साल ख़त्म हो गया, आपने कर लिया। बट आई मोर वैल्यू टू द इंटेंट एंड द हाउ पार्ट। व्हेन इट कम्स टू द हाउ पार्ट इज ऑल अबाउट आप किस लिए कर रहे हैं। द परफॉर्मेंस अप्रेजल इट कीप्स यू द रिफ्लेक्शन is the alignment, what went wrong, what could have been done better, what organization could have supported in a better ways, और ऐसी क्या चीज़ है जो हमने एफर्ट डाला बट समहाउ नहीं हो पाया, इसको हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे करें। व्हेन ये कन्वर्सेशन जब मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है ना, तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। बिकॉज एक फीडबैक टूल जो है ना, ये टूल मुझे लगता है कि ईयर एंड के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये क्या सही में होता है या खाली सिर्फ कहने के लिए रहता है? नहीं, बिल्कुल सही होता है। एंड आई पर्सनली बिलीव, मैं एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, जहाँ भी जिस कंपनी में मैंने काम किया और जो भी टीम मेंबर्स मेरे साथ काम किए अभी तक, आई थिंक वो लोग इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि मेरा जो अप्रेजल प्रोसेस होता है वो ईयर एंड में नहीं होता है। वो कन्वर्सेशन एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ में और ऑन गोइंग टाइम में होता है। और वो ऑन गोइंग टाइम में, क्वार्टर में जो मैं फीडबैक देता रहता हूँ ना, एंड ऑफ द ईयर वही एक सम ऑफ द फीडबैक होते हैं। सो आई डोंट लुक एट एज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एज ए टूल फॉर द रिचुअल्स, मोर एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। आपके लिए भी अच्छा रहता होगा कि साल के एंड में 2 दिन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी आपको। तो पूरे साल अगर आप मंथली, क्वार्टरली अगर किसी का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप देखते रहते हैं तो साल में जल्दी आप रिजल्ट दे देते हो, उनको दे देते होंगे, मतलब इस तरह से। अब मैं उसको इस एंगल से नहीं देखता हूँ। मुझे इस एंगल से लिखता है कि अगर मुझे फीडबैक किसी चीज़ की देना अभी है तो मैं अभी फीडबैक दूंगा, रादर देन मैं उस चीज़ को 1 साल के इंतज़ार करूँगा। बिकॉज वो अगर एक फीडबैक राइट टाइम पे नहीं दिया गया तो उस फीडबैक का इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। एंड मोर ओवर ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल है, इसको मैं एज ए अपॉर्चुनिटी एंड द डेवलपमेंट टूल लेता हूँ, रादर देन कि जजमेंटल टूल, कि मैं इस टूल के थ्रू केवल लोगों को जज करूँ कि आप किस कैटेगरी और किस स्केल पे आप आ रहे हैं, एंड देन मैं उस चीज़ को एक कैटेगराइज कर दूँ। तो मैं उस एंगल से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल को नहीं देखता हूँ। ये अच्छा है सर। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई इस लेवल पर जाकर भी मंथली और क्वार्टरली कर रहा है। बहुत कम लोग होते हैं, वो लोग मैं देखता हूँ कि पूरे साल में गए 2-3 दिनों में उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस को देखा और उसके हिसाब पर जो भी एक अप्रेजल लेटर जो एक सिस्टम बना चला आ रहा है उसी पर लोग करते हैं। सर जब आप इंटरव्यू करते हैं तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट आपको मिलते होंगे जो कि सब कुछ फाइनल होने के बाद जब सैलरी की बात आती है तो निगोशिएशन जो है वो काफ़ी हार्ड करते हैं या पुश करते हैं बहुत तेज़ी से। क्या ये एक सम्मान की बात है या आपको इस तरह का जो बिहेवियर होता है, चाहे जो इस तरह के लोग करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए परेशान करते हैं? आपके नज़रिए से क्या फील करते हैं आप? आई थिंक मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ जो अगर कोई कैंडिडेट अपने कंपनसेशन के लिए पुश करता है, और हेल्दी पुश। सो वो एक, मुझे लगता है एक कैंडिडेट अपनी वर्थ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको पता है कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। बट सो आई रिस्पेक्ट अ लॉट फॉर दिस, बट आई डोंट रिस्पेक्ट जब एक डिस्कशन केवल एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू की तरह होती है। सो जब कोई कैंडिडेट एक कंपनसेशन के लिए बात करता है और व्हेन इट ब्रिंग्स टू कि मैं ये
वैल्यू स्टेबल पे लेके आऊँगा, ये ग्रोथ माइंडसेट लाऊंगा और ये मेरा प्लान है एंड आई रियली वांट टू ग्रो विद दिस कंपनी एंड आई एम कमिंग विद दिस थॉट प्रोसेस. सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट इंडिविजुअल का एक ग्रोथ माइंडसेट है एंड उनको अपनी वर्थ पता है और उस चीज़ के लिए रिटर्न में दे वांट द रिवॉर्ड फॉर दिस. बट अगर कैंडिडेट केवल एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे डिस्कशन करता है एंड देयर इज नो पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मार्केट ग्रोथ, नो पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट दे एड द वैल्यू टू द कंपनी, तब एक थोड़ा सा रेड फ्लैग हो जाता है. मुझे लगता है कि फिर एक डिस्कशन बहुत ही एक मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से रह गया है. सिर्फ जो खाली सैलरी बढ़वाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता है. अगर कोई वैल्यू एडेड के साथ आता है तो वो आपके लिए अच्छा लगता है कि चलो इसकी सैलरी नेगोशिएशन कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है. इवन इन ए ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं और अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कोई अपॉर्चुनिटी बाहर मिली है एंड आई इनकरेज एवरीवन कि आप ओपनली होकर मुझसे शेयर कर सकते हैं और ओपनली होकर के डिस्कशन कर सकते हैं. जब ड्यूरिंग द डिस्कशन मुझे लगता है कि इवन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में वो पोटेंशियल है और दे हैव ए एम्बिशन एंड पैशन टू टेक द नेक्स्ट लेवल रोल और समहाउ हम लास्ट सेटअप ऑफ द कंपनी हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए एंड तो हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें. बट और वो जो कंपनसेशन एक्सपेक्ट करते हैं उसको भी हम प्लान दिखाते हैं कि कुछ कंपनसेशन हम इस एंगल से ठीक कर सकते हैं, कुछ कंपनसेशन हम इस तरीके से आपको कंपनसेट कर देंगे. बट व्हेन समबडी वॉक इनटू ओनली हैविंग द कन्वर्सेशन कि मुझे नेक्स्ट लेवल ऑफ रोल मिल गया है और इतना परसेंटेज कंपनसेशन हाइक है, सो प्रोबेबली उस कन्वर्सेशन को मैं बहुत इनकरेज नहीं करता हूँ, जो ओनली एक मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से डिस्कशन हो जाती है. सर, आपके मुताबिक वर्क लाइफ बैलेंस क्या सच में आने वाले समय की हकीकत बनेगा या ये बस एक मिथक है, सिर्फ फ्रेशर्स को लुभाने के लिए या फ्रेशर को दिलासा दिलाने के लिए? देखिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ भी नहीं है और एक नेसेसरी भी है ये. सो इट डिपेंड्स करता है कि आप करियर और लाइफ के किस स्टेज में है और आपकी क्या प्रायोरिटी है. सो आप कभी होल ईयर कभी ऐसा टाइम आता है कि आप करियर और लाइफ कैसे स्टेज पे है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, आपको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, आप स्ट्रेच करते हैं एंड कुछ ऐसे मूवमेंट भी होते हैं, लीन मूवमेंट होते हैं जहाँ पे आप बहुत काम का इतना प्रेशर नहीं होता है और काम की इतनी डिमांड नहीं होती है, तो उस पर आप इंजॉय भी करते हैं. सो अल्टीमेटली आई थिंक इसे बैलेंसिंग इज ए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, आई वुड से, कि आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं. आप अपने काम को एज ए काम समझते हैं या आप अपने काम को एज ए पैशन समझते हैं. जब आप शायद इसको पैशन समझते हैं सो बहुत डीपली इंगेज होकर के आप उसको करते हैं, फिर आपको एज ए वर्क की तरफ फील नहीं होता है, यू स्टार्ट इंजॉइंग द वर्क, राइट. एंड मुझे लगता है एक लाइफ पीरियड के टेन्योर में जो लाइफ साइकिल होता है, पीरियड अप्स एंड डाउन हमेशा ही आते हैं. वो वर्क लाइफ अप्स एंड डाउन में आपको बैलेंस करना पड़ता है. एंड बट द सेम टाइम एज ए लीडर इट्स नॉट कि हाउ मेनी आवर्स यू वर्क, what impact and what value you added and what is the productivity you gave it to, what is the task which has been assigned to you and how you have delivered. I think gone are the days when we are talking about the 9 to 5 job and you have to work for the 9 hour 8 hours. I think more in today's era, in today's context, people are more keen to know what work you have done, what you contributed, rather than how many hours you worked. रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया. रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया. एंड अगर आपको कभी स्ट्रेच करना भी होता है देन आपको एज ए लीडर यू हैव टू रिचार्ज, यू हैव टू बाउंस बैक, बिकॉज सारे लोग आप ही को देख रहे होते हैं, आप ही से एनर्जी लेते हैं एज ए लीडर एंड दे फॉलो यू. अगर आप ही लेथार्जी, आप ही इस चीज़ को कंप्लेन करेंगे, सो प्रोबेबली दैट परकुलेट डाउन टू योर डाउन द लाइन टीम. जो नेक्स्ट जनरेशन जो लीडरशिप जो जेन जी की बात हो रही है, तो क्या उसमें लग रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस समय लोग
आज के डेट में तो यंग जनरेशन जो बोलता है कि नहीं अब मेरा काम हो गया, मैंने इतनी प्रोडक्टिविटी दे दी और ये करके आपको मैं करके दे रहा हूँ, अब बस आज का काम मेरा ख़त्म हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में सही में ऐसा हो जाएगा कि नहीं हम अपना काम ख़त्म किया, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। See, I will not categorize the people, whether Gen Z or Gen X or Gen Alpha, but I would say there are always percentage of the people कि लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से काम रहते हैं और उनकी एस्पिरेशन इतना ही है कि मुझे बस इतना मिल जाए। आई एम हैप्पी विद दैट, एंड नथिंग रॉन्ग ऑन दैट कि आपको लाइफ में इतना ही चाहिए और आप इतना ही काम करना चाहते हैं, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। देर आर सेट ऑफ द पीपल, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने भी ना अभी कुछ पता नहीं अभी क्या हुआ है फाइनल स्टेज पर, कि गवर्नमेंट ने भी अभी शायद कोई बिल पास किया हुआ है कि 8 आवर्स से ज़्यादा अब कोई काम नहीं करवा सकता है या कुछ समथिंग। आई डोंट नो कितना सही है। अभी शायद कोई अभी आया था पार्लियामेंट में कि कोई वो लोग विधेयक पास कर रहे थे कि 8 आवर्स से ज़्यादा अब कोई कॉरपोरेट जो है मतलब एम्प्लॉय से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। तो बाकी कंट्रियों में भी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर भी लोग 8 आवर्स के बाद कोई सीनियर्स जो होते हैं जूनियर्स को कॉल नहीं करते कि नहीं उनका वर्किंग आवर ख़त्म हो गया है, अब नहीं डिस्टर्ब करना है। तो क्या इस तरह की चीज़ें ठीक है या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ होनी चाहिए? देखिए मैं इस चीज़ को बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि वर्क और लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एंड वर्क लाइफ में बैलेंस करना कभी न कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की भी होती है और उसके मैनेजर की भी होती है कि आप इस चीज़ को कितना हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल कितना लेते हैं। बट द सेम टाइम जब आप बहुत बड़ी चीज़ों के लिए एस्पायर होते हैं ना, जब आप चाहते हैं कि लाइफ में आप बहुत कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, एस्पायर करना चाहते हैं, दैट्स ऑलवेज डिमांड वर्क, दैट्स ऑलवेज डिमांड्स योर एफर्ट्स, दैट्स ऑलवेज डिमांड्स योर टाइम। तो वो आपको आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ द लाइन व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। If you want a cozy life, comfortable life, you are happy what you have been given, the concept of the work life is pretty much happy for you, you can do. The concept of you are aspirational, you are at the earliest stage of 20s of your life, you are aspirational, you want to build something, you want to make it great impact to the world and the community, वो फिर वर्क लाइफ के बैलेंस से आपको थोड़ा सा बाहर निकल के आपको उस पर करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल देख लिए ना, आप अपनी सोसाइटी और अपने हमारी जो इंडियन कल्चर उसमें देखिए कि देयर सो मच डिफरेंसेस इन द कम्युनिटी। एक लेबर क्लास लोग भी हैं और एक हाई नेटवर्थ के भी लोग हैं। हाई नेटवर्थ के लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बातें करेंगे, लेबर क्लास लोगों के लिए उनके लिए कि मुझे मेहनत करना है, मुझे कमाना है, मुझे बेसिक चीज़ों को सेटल करनी है और मुझे आने वाले जनरेशन के लिए अपने जो बच्चे हैं और जनरेशन उनको लिए थोड़ा सा मुझे बेटर सिस्टम देना है कि सो दैट जिस चीज़ को डिप्राइव हुए हैं वो डिप्राइव ना हो, कुछ भी हो जाए रिजल्ट देना ही देना है, जिस फील्ड में रिजल्ट देना ही देना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट दैट कि आपकी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको क्या चाहिए लाइफ में। सर आप किस तरह की टीम को ज़्यादा पसंद करते हैं? वो टीम जो आपसे बैठकर 30 मिनट्स के लिए कोई टॉपिक पर आपसे डिस्कस करे, उसका डिबेट करे, सारी चीज़ों को समझे और कीन होकर काम करे, या वो टीम जो सिर्फ आपने बोल दिया हाँ जी सर उस तरह से करके आपने जो बोल दिया वो सही है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली कहानी में कि वो बोल दिया तो हमें करके देना है। तो किस तरह की टीम को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए मैं बहुत प्रेफर करूँगा जो टीम मेरे साथ डिबेट करे, डिस्कस करे और एक अलाइनमेंट होकर के फिर काम करे। एंड मेरा जो 2 डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस में जिन लोगों ने मेरे साथ काम किए हैं, शायद वो लोग इस चीज़ को विटनेस किए होंगे कि मैं आई अलाउ द ओपननेस एंड अलाउ द पीपल टू टॉक एंड शेयर द पर्सपेक्टिव। आई डेफिनेटली डोंट वांट कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है और आपको ऐसे ही एक्ट करना है। बट इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप एक टेबल पे आके 30 मिनट्स 40 मिनट्स एंड 1 आवर के लिए जब आप डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं और सारी पर्सपेक्टिव को आप शेयर करके एक अलाइनमेंट के साथ फिर आप काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके साथ साथ आपकी टीम भी उस वर्क के लिए इंजॉय करती है। बिकॉज जो आप सोच रहे हैं देयर आर मेनी फैक्टर्स, वो आपसे बियॉन्ड है एंड दैट द टीम कैन ब्रिंग दैट
There are many blind spots they can highlight. और वो भी समझते हैं कि चलो मैं भी इसका पार्ट हूँ, मेरे से भी पूछा जा रहा है, तो थोड़ा एज ए टीम वर्क काम करने से चीज़ें और ज़्यादा वो लोग मोटिवेट होकर और जल्दी करके भी देते होंगे उस चीज़। बिल्कुल, वो उस चीज़ को फिर ओन भी करते हैं वो। सर अगर आपके पास ताकत हो, मतलब अथॉरिटी हो कि अपने चुटकी बजाए और भारतीय जितने भी एम्प्लॉय हैं या कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी कोई हैबिट को चेंज करना हो या कुछ भी चेंज करना हो जो आपको लिए लगता है कि ये सही नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या चेंज करेंगे उनमें? देखिए, एक जो हमारा कल्चर है बड़ा ही हेरिटेज कल्चर है, एंड वी इंडियंस आर अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी कैपेबल। बट एक चीज़ जो है ना, जो शिफ्ट मुझे जो लगता है ज़रूरी है, फ्रॉम जॉब माइंडसेट टू द ऑनरशिप माइंडसेट, कि हम काम को एज ए जॉब माइंडसेट की तरह रखते हैं कि वी ऑलवेज ट्रीट एज आई एम जस्ट, दिस इज माई जॉब, दिस इज, आई एम नॉट द, आई डोंट टेक द ऑनरशिप ऑफ डूइंग व्हाट वी डू। सो वो जो पार्ट है ना, वेर इट कम्स टू ऑनरशिप, देन यू एक्चुअली फील इट। और जॉब माइंडसेट पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली यू ऑलवेज wait for the direction, you wait for the right time, you hesitate to take the next steps, right? And you don't want to take the accountability of that. बॉस ने बोल दिया बस वो करना है, उस तरह से कर रहे हैं कि चलो किसी तरह से निपटा कर करके उसको दे देना है उस चीज़ के लिए, तो उस माइंडसेट से थोड़ा हम लोग ज़्यादा रहते हैं। Exactly. कैजुअली ज़्यादा थोड़ा सा अप्रोच रहता है, ऑनर थोड़ा सा कम रहता है कि ऑनर लेकर अपने काम को कंप्लीट करके दें। बिल्कुल, जब आप ऑनरशिप माइंड से आप काम करते हैं ना, देन आप उस चीज़ को इंजॉय भी बहुत करते हैं, एंड एक्चुअली जो वर्क लाइफ का जो मिथ है ना, वो भी सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल, बिकॉज देन स्टार्ट इंजॉइंग द वर्क। जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर आप काम कर रहे हैं जब तक हैं, तो वहाँ पर ऑनरशिप के साथ काम करनी चाहिए, जो भी आप काम करें। बिल्कुल, बिकॉज सी आजकल वो जो ऑर्गेनाइजेशन में, गॉन आर द डेज व्हेन पीपल टॉक अबाउट टू स्टेइंग अ डेकेड, 1 decade, 2 decade, वो कॉन्सेप्ट रह नहीं गया है, बिकॉज इंटायर इकोनॉमी एंड द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी फ्लूइड। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप जितना दिन भी काम कर रहे हैं कंपनी में, उसको एज ए आप देखिए, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। सर अगर आपकी जर्नी को मैं 20 साल की अगर जर्नी को मैं देखूं, अगर आप उस पर कोई किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? और इसमें एक लाइन और मैं जोड़ देता हूं, पहले इसका तो आप जवाब दीजिएगा साथ में। क्या आप शुरू से ही चाहते थे कि मैं एचआर के ही फील्ड में आऊं, या एचआर में आप कैसे आए? छोटे से लाइन में, 1 से 2 लाइन में अगर उसको भी समझाएं तो थोड़ा सा हमारे सुनने वाले लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, मैं पहले आपके जो क्वेश्चन 2 है उसका रिस्पॉन्स देता हूँ। एचआर जॉब मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, ये प्लान बी था, एंड समहाउ प्लान बी में आ गया, एंड दैट कंटिन्यूड। मैं एक, पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, एंड जब मैं सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे मेरा हॉस्टल के लिए मुझे चाहिए था कि यूनिवर्सिटी में हॉस्टल कंटिन्यू करूं। उसके कारण मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन लिया, MHROD प्रोग्राम में, कि मुझे हॉस्टल मिल जाए। बट समहाउ इनिशियली मैंने कंटिन्यू किया इस चीज़ को, बट जब मैं, एंड प्लान भी मेरा था कि मैं मास्टर इन HR में करूं, और वो कंटिन्यू रहा। जब फाइनली जब मेरा सिविल सर्विसेज का किसी कारण से नहीं हो पाया, तब इस प्लान बी को मैंने प्लान ए में कन्वर्ट किया, एंड वो मेरा एक करियर कंटिन्यू रहा। एंड मैं बहुत प्राउडली फील करता हूँ कि 20 साल के बाद मुझे लगता है कि मैं शायद HR के लिए ही बना था, और वो जो मेरा एक पर्सनालिटी का एक जो ट्रेट है और जो बिहेवियर है, और समहाउ एक जो एस्पेक्ट है कि मैं लोगों के साथ इंजॉय करता हूँ, एंड टू बीइंग सराउंडेड विद द पीपल, वो एस्पेक्ट मुझे लगता है कि शायद मैं HR के लिए बहुत राइट फिट था, और मैं यहीं पे, ऊपर वालों ने शायद मुझे इसीलिए इस फील्ड में, तो बी प्लान ज़्यादा बेटर रहा मतलब लाइफ में? प्लान बी, यस, ऊपर वालों ने यही मेरे लिए ब्लेसिंग की। मैंने इसी में एक सवाल आपसे और पूछा था। So I think if you look at in today's context, and if I have to write a book,
I will write a book on how to manage a chaos. चाहे किसी भी प्रोसेस में हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज में हो, managing chaos is the biggest challenge for, as I see with my 2 decades of experience, because system, process, strategy, these are all keeps changing with time. आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ने लगभग 20 साल में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप लोग भी सर हर प्लेटफॉर्म पर CI हो गया या और भी HR के जितने भी फॉर्म्स हैं उस फॉरम पर सर मिलते हैं और आपको लिंक्डइन से लेकर सारे जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन सब चीज़ों पर भी अवेलेबल रहते हैं। तो सर को आप लोग फॉलो करें और कुछ अगर सीखने के लिए ज़रूरत है, और सर हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहते हैं पर्सनली भी, कि किसी को जॉब की ज़रूरत हो या किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम अगर आपकी है तो उन सब सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो आप सर को फॉलो करिए और कुछ सीखने का है तो सर से सीखिए और अपने आने वाले कैरियर में ज़रूर उन सब चीज़ों को ऐड करके आगे बढ़िए। थैंक यू। Thank you, Ranjit. Thank you very much for inviting me, and it was a great sharing the dice with you, and it was a great conversation. I really enjoyed this together. Thank you, Ranjit. थैंक यू। And as I mentioned initially, रंजीत एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंड बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्स लीडर्स को बुला करके उनका एक पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल रंजीत का जो चैनल है उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड ही विल ब्रिंग मोर लीडर्स इन टाइम्स टू कम, and this will be a great learning opportunity for all of you. Thank you.